अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट ट्रांसमिशन डॉन न्यूज़ की उसमें आपको खुशामदीद और माज़रत के साथ इस वक्त जो गला है मेरा और जो आवाज़ है वो भी सब वफाकी बजट की तरह ही हुई हुई है जो आज पेश किया गया है। वफाकी बजट बराए साल 2023 और 2024 कहा यह जा रहा है कि चूँकि ये इलेक्शन ईयर है तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट बनाया है, क्योंकि इसके जो अहम खदोखाल हैं वो किसी तौर भी ममासलत ही नहीं करते जो इस वक्त हमारी कैपेसिटी है या ये जो हमारे पास इस वक्त हासिल ख़जाने में मौजूद ख़जाना है। वफाकी बजट का हजम जो है वो 14,460 अरब रुपये है। अब इसमें जो बजट खसारा है वो 7,573 रुपये। और ये जो बजट है जब इस माली साल का आगाज़ होगा तो माली साल के आगाज़ के साथ ही 3,370 रुपये के खसारे के साथ होगा। और ऐसी सूरत हाल में पेंशन की मद में आपने इजाफा कर दिया, कर्ज़ों और सूद की अदायगी में आपके कर्ज़ों और सूद की अदायगी में जो रकम है वो 7,303 उसमें चली जाएगी। टैक्स आमदनी का तकरीबन 80% हिस्सा कर्ज और सूद की अदायगियों में चला जाएगा। PSDP 150 अरब रुपए। ऐसे हालात में आपने जो ग्रेड सरकारी मुलाजमीन जो है ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक उनकी तनख्वाहों में आपने 35% इजाफा कर दिया। ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहों में आपने 30% तक इजाफा कर दिया। कहा यह जा रहा था कि ये जो रिकमेंडेशन थी ये इत्तेहादी जमातों की थी जिसमें उनका कहना यह था कि चूंकि इलेक्शन ईयर है अवाम के पास जाना है तो ये नागुज़ीर है। अब शायद हुकूमत को ये पता हो कि उसने पता नहीं कितने दिन रहना है या नहीं रहना, जो वो बात करते हैं कि हमने सियासी कीमत अदा की तो यहाँ पे शायद उसको थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश की है। जो आदाफ और जो चीज़ें पेश की गई हैं उसके तहत महंगाई की शरह में कम अज़ कम 21% इजाफा होगा। यानी जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिलती थी अब 121 रुपये की मिलेगी। ये वो चीज़ें हैं जिस पर ज़रा हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ इकनॉमिक सर्वे, कुछ कंपैरिजन भी आपके सामने लेकर आएंगे। आज जो हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनका एक छोटा सा क्लिप है, वो ज़रा सुनते हैं फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। IMF की तमाम उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम ने जो प्रायर एक्शन जो हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, जिसके बाद बोर्ड में ये मामला जाएगा। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। IMF की किस्त हमें नहीं मिली है, पूरी उम्मीद है 1 घंटा बाद भी की है कि मिल जाएगी, लेकिन अगर IMF ऑन बोर्ड नहीं होता देन व्हाट, बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी सियासी इस्तेहकाम, उस हवाले से भी कुछ बात कर रहे थे, वो भी सुनते हैं। ये तय है पाकिस्तान छोड़ दें, दुनिया में जो मईशत का पहिया जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। किसी भी मुल्क अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो वहाँ पर मईशत तरक्की तो दूर की बात है, तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान में पिछले 1 साल से जो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भरपूर कोशिश की जा रही है, उसके लिए जो जथेबंदी की गई उससे इस मुल्क के अंदर एक सियासी एक तूफान आया जिसने के माश के पहिए को जाम कर दिया। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और कल शायद अता तारर साहब ने भी दिया था। उन्होंने कहा कि ये नई पार्टी जो बनी है जो कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, इससे हुकूमत को या जो इत्तेहादी जमातें हैं जो अभी हुकूमत में कर रही हैं उनको इससे किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। और इस बात इससे भी आगे बढ़ के उन्होंने की कि हो सकता है आने वाले दिनों में इनके साथ इंतखाबात में कोई सीट एडजस्टमेंट भी हो जाए, यानी इंतखाबी इत्तेहाद भी हो जाए। ऐसे में मुल्क में अपोजिशन, सही मानों में जो अपोजिशन होती है उसका रोल कौन प्ले करेगा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ज़रा और बात करूंगी पार्टी के हवाले से, आपकी सियासत के हवाले से, PTI के भी हवाले से, लेकिन जो अभी मैं बात कर रही थी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। एक तो ये कि आपकी जो जमात यानी नई जो जमात है पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उससे उनको कोई खतरा नहीं है, यानी PMLN को और दीगर जमातों को। प्लस उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इनके साथ आने वाले वक्त में सीट एडजस्टमेंट भी हो जाए। ऐसा कोई चैप्टर ओपन रखा है, डोर ओपन रखा है आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, सियासत जो होती है वो डे टू डे बिजनेस है, एक डे टू डे एनालिसिस है, एक डे टू डे स्ट्रेटजी है।
उसको आप एक परमानेंट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रोड मैप के तौर पे नहीं चला सकते। जो ख्वाजा आसफ साहब की स्टेटमेंट है वो मैं इस बात पे सिर्फ ये कहूंगी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है जिसका अपना एक मैनिफेस्टो है, जिसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक ऐसी काज है जिस पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इकट्ठा करके यूनाइटेड पाकिस्तान के साथ हम इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ बढ़े। जो पॉलिटिकल अलायंस या पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज है वो जब इलेक्शन अनाउंस होता है उस वक्त बनती है, वो वक्त से पहले ना बनाई जाती हैं और ना उनका इजहार होता है। ख्वाहिशात का नाम तो आप कोई पॉलिसी नहीं अपोजिशन होता। करने का इरादा नहीं रखते आप लोग? नहीं, क्यों नहीं रखते? आपको ये किसने कहा है कि अपोजिशन का इरादा नहीं रखते? ये तो ख्वाहिशात पे तो पॉलिसी नहीं बनती ना। पॉलिसी जो है वो ग्राउंड रियलिटीज और जमीनी हकायक के साथ साथ जो आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो और सिचुएशन है और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको देख के बनती है अच्छा पॉलिसी। फिरदौस साहब, एक चीज़ और, आपने कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, इसका अपना एक मंशूर है, इसकी शनाख्त क्या है सिवाय इसके कि जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं, जो पीटीआई छोड़ दिया, जिन्होंने ये जो इमरान खान से या कासिम के वालिद से नाराज़ हो गए वो इस पार्टी में चले गए, इसकी इसके अलावा कोई शनाख्त है? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। इसकी सबसे पहली शनाख्त ये है कि ये जमात जो है वो टीम वर्क पे बिलीव करती है। ये वन मैन शो नहीं है, ये सोलो फ्लाइट नहीं है। ये जमात जो है सबसे जरूरी जो इसका शनाख्त का पैरामीटर और सिंबल है वो ये है कि इस जमात ने पोलराइजेशन को खत्म करके नफरतों को मिटा के पाकिस्तान में मोहब्बत की फिजा को फरोग देने का फैसला किया है। और ये पहली जमात होगी कि जो लोगों को जोड़ रही होगी और जो सियासी हरीफ जो है उनको जाती अदावत और दुश्मनी की बजाय उनके नुक्ता नजर का एहतराम करते हुए उस जमहूरी कल्चर और सोच को प्रमोट करेगी जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था। और क़याम पाकिस्तान का जो सफर था वो हमारा 75-76 साल का जो आज तक का सफर है वो अदम इस्तेहकाम का सफर था। हम इस जमात के प्लेटफॉर्म से क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान दोनों के जो मकासद थे उनको आगे लेके चलेंगे। इसमें हमारा जो ये सच है कि अक्सरियत उन लोगों की है कि जो इमरान खान साहब की हटदर्मी, जिद, अना और मैं ना मानूं की जो पॉलिसी है उससे मुतनफर होके उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया। लेकिन 9 मई का जो वाकया है उसने अल्टीमेटली हर पाकिस्तानी को ये सोचने पे मजबूर किया है कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं। अच्छा, जो 9 मई का वाकया है फिरदौस साहबा, जो आप बात कर रही हैं उससे तो मैं भी एग्री करती हूँ, बट ये जो 9 मई का वाकया है, क्या आप तमाम पार्टी के लोगों को रूल आउट करते हुए या उनको माइनस करते हुए आप ये समझते हैं कि एक अकेले कासिम के अब्बा ने कर लिया? नहीं, कासिम के अब्बा का माइंडसेट हर पार्टी के फर्द को पता है ना कि कासिम मतलब और कोई शामिल नहीं था, उनका एक अकेला ब्रेन था और उन्हें खुद ये कर लिया, खुद ही चले गए, खुद ही आग भी लगा दी, खुद ही तोड़ फोड़ भी कर दी, खुद ही एक दावत भी जारी कर दिए और किसी का हाथ नहीं था। उसका जवाब ये है कि जब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है ना, जहाँ कोई चीज बनती है, जब आप आतिशबाजी पे पाबंदी है ना, तो जब कोई आतिशबाजी चला रहा होता है तो जो उसको बनाने वाले हैं और जो चलाने वाले हैं उन दोनों को पकड़ा जाता है। ये नहीं होता कि जो चला रहा है वो जिम्मेदार है, बनाने वाले और चलाने वाले। अगर कासिम के अब्बा ने बनाया था तो चलाया तो दीगर लीडरशिप में था ना, वो तो सब आपके साथ है। देखिए उसमें नहीं, जो हमारे साथ कहीं पर भी किसी जगह FIR में उनका नाम है या किसी जगह गिराओ जलाओ का वह हिस्सा है या किसी जगह उन्होंने कौमी असासों की बेतुकीरी की, शोहदा की बेहरमती की, तो वो किसी तरह भी हमारी साफ में भी होते हुए कुछ तो किया था ना, जो 3 MP के तहत वो गिरफ्तार हुए थे और बार बार गिरफ्तारी हो रही थी अनलेस एंड अनटिल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, तो कुछ तो किया था जो गिरफ्तार हुए थे। नहीं, उसका वो नक्सी हमने आमा के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया
हाँ। नक्शे हमने आमा जो होता है वो ये होता है कि आप जो वायलेशन ऑफ 144 करें, जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी के बाद ये डीसी के इख्तियारात होते हैं कि नक्शे हमने आमा के तहत किसी भी तो बंदे शेरी को मजारी तो घर नजरबंद से ही कर नहीं निकली सकते थी 9 मई को, उनकी 5 दफा गिरफ्तारी कर ली, 4 दफा। हैं। उसमें जो उनका ट्विटर था वो आग लगाने के लिए काफी था। अच्छा, कुछ लोग बाहर निकल के आग लगा रहे थे, कुछ लोग सोशल मीडिया में बैठ फिर के जब आग उन्होंने लगा प्रेस रहे कॉन्फ्रेंस कर दी तो फिर ट्वीट्स उड़ गई। थे। नहीं, उसमें जो है जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो वो चीजें खत्म नहीं हुई हैं। जो आपका कानून है वो उसने तो अपना रास्ता लेना, जिसका जितना जुर्म है उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा ना, आप भी जानती हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। भैया, फवाद अभी चौधरी साहब मुझे ऐसा ये नहीं हुआ, बताएं, इमरान इस्माइल मुझे ऐसा ये नहीं हुआ, बताएं। अली जैदी ऐसा नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता अच्छा, अली मोहम्मद चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं कर रहे तो आज उनकी 5वीं दफा गिरफ्तारी हो गई। नहीं, लेकिन उसमें आप मुझे ये बताएं ना कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये आपको कहाँ से वही आ गई कि उनके ऊपर कानून जो है वो लागू नहीं होगा? चलो ठीक है, लेट्स सी। अब जरा कानून आपसे में अपना कोर्स ठीक है। ऑफ एक्शन जो है तय करना है ना, ठीक है, जिसका जहाँ पे जितना जुर्म है उसी के हिसाब से उसने एवेलुएट होना है। ठीक और है। अगर किसी के खिलाफ सबूत है और वो फिजिकली कहीं प्रेजेंट है और इस गिराव जलाओ का हिस्सा है तो उसके लिए 0 टॉलरेंस है। बिल्कुल ये- ठीक बात ये है, बिल्कुल यूनिफॉर्म ठीक बात है। पॉलिसी है। अब जरा मुझे बताएं कि आपने जितने इंटरव्यूज दिए और जितने आपने बयान दिए उसमें आपने जो तनकीद का हदफ था वो कासिम के अब्बा से भी ज्यादा जो है वो बुशरा बीबी थी, और आपने फिर कहा कि वो आपको पसंद नहीं करती थी। क्यों पसंद नहीं करती थी? वो हर उस शख्स को पसंद नहीं करती थी जो उनकी असलियत को जानता है क्या और असलियत जिसका उनकी? ताल्लुक खान साहब के करीब लोगों में हो, जो खान साहब के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, वो ओन चौधरी हो, वो अलीम खान हो, वो जहांगीर तरीन हो, वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हो, और इसी तरह की लंबी सीरीज है कि जिस शख्स को उसकी असलियत का पता चलता था, उसकी बैकग्राउंड से वाकिफ था। क्या असलियत, क्या बैकग्राउंड? ऑफ कोर्स आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि जब वो बनी गाला का हिस्सा नहीं बनी थी तो उनके एसेट्स कितने थे, ओके। और जब वो अली बनी गाला का हिस्सा बन गई तो फैमिली के 2400 करोड़ के एसेट जो है आपके मेरे तो नहीं बन सकते थे ना। तो वो कैसे बन गए? वो उनके बच्चों की, उनके भाइयों की जिस तरह से तेजी से असासों की तरक्की थी वो इंडिकेट कर रही थी कि वो क्या कर रही थी। अच्छा, और वो जो कुछ कर रही थी फिरदौस साहबा, वो जो कुछ कर रही थी कासिम के अब्बा को बिल्कुल पता ही नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है? कासिम के अब्बा को यही तो वो इसी को तो हिप्नोटाइज करते हैं, इसी को तो मैग्नेटाइज करते हैं, इसी को तो मैस्मराइज करते हैं कि आपका ज़हन माफ कर दिया जाए, आपकी सोच को बिल्कुल एक मखसूस एजेंडे के गिर्द फोकस कर दिया जाए। ओके। और जब आप मुर्शद के टाइटल के साथ खड़े हों तो फिर आप ये नैरेटिव दें कि मुर्शद तो गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये कोई अमल था उनका या उनको कोई स्किल्स थे उनको कुछ आता था इस हवाले से? देखिए, तो खान साहब क्या दम करवाने गए थे जिसके बाद शादी हो गई? आपके पास तो नहीं गए वो दम कराने के लिए, कुछ स्पिरिचुअल चीज थी तो जिसके लिए वो गए थे ना। अच्छा, तो चूंकि खान साहब को जो कासिम के अब्बा है उनको उन्होंने हिप्नोटाइज किया, मैग्नेटाइज किया, मस्मराइज किया, अपने काबू में ले लिया, अपने शहर में चक्कर लिया, तो वो तो खुद इनोसेंट हुए ना कासिम के अब्बा। कासिम के अब्बा इनोसेंट इस हवाले से हुए कि वो उस सीट पे चले गए, उस मुकाम पे चले गए जो सिर्फ उनकी जात या बनी गाला तक महदूद नहीं था। वो मुकाम जो था वो एक न्यूक्लियर पावर के वजीर आजम की सीट का था, और जहाँ पे जो एटम बम बनाने वाला मुल्क था वो इस तरह इस्तेहारू और जादू टोनू से चल नहीं सकता था। तो वो जादू टोने भी करती थी? जी, वो जादू टोने भी करती थी बुशरा बीबी या करती है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनका स्टाफ कह रहा है, जो उनके घर में काम करता था वो कह रहा है। उनके वो तमाम नहीं, आपने कुछ विटनेस किया? आपने कुछ विटनेस किया है? मैंने बहुत ये सुनी सुनाई है। मैं विटनेस किया तो कह रही हूँ ना, ऐसे क्यों कहूंगी मैं। चले, और यही विटनेस करने के बाद
यही जुर्म था कि खान साहब को बता दिया। अच्छा, और आपने कासिम के अब्बा को बता दिया कि वो जादू टोने करती है उनकी बीवी? मैंने उन्हें बताया कि ये चीजें जो बनी गाला से आ रही हैं स्टोरीज, और ये मीडिया रोज कोई ना कोई इसका वो बना के बैठा होता है और ये पब्लिक करता है, तो मैं उनके पीछे पीछे हूँ कि ना करें। तो क्या रिएक्शन क्या था कासिम के अब्बा का? कभी मैं कितना रोक सकती हूँ, तो आप इसको जरा देखें कि ये चीजें जो बनी गाला से आ रही हैं वो उनका जो पब्लिकली या मीडिया में एक मैसेज जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। उनका रिएक्शन सिर्फ जानना चाह रही हूँ, कासिम के अब्बा का रिएक्शन क्या था जब आपने बताया? रिएक्शन वही जो अच्छा ये तुम्हें किसने बताया, वो फलां बंदे की स्टोरी है और वो पब्लिश करने जा रहा है। तो बजाय इसके कि वो उनसे पूछते, वो उस बंदे तक डंडा खड़का देते थे, उसके मालिक को कह देते थे कि ये स्टोरी नहीं छपनी चाहिए और इसको रोक दो। तो जब वो उधर रुकवाने की बजाय उन स्याहकारियों को वो स्टोरियां रुकवा रहे होते थे। चले, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपा। किसी वक्त तफसीली गुफ्तगू होगी जब आप हमारे साथ स्टूडियो में होंगी या वीडियो लिंक पर होंगी। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो हम ज़रा बजट के हवाले से बात करेंगे। जो इकोनॉमिस्ट है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब वो हमारे साथ होंगे, आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ होंगे, आरिफ जीवा साहब हमारे साथ होंगे। लेट मी टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं। जी नौ न्यूज़ के बजट ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो ये बजट है माली साल 2023-2024 जो कुछ माशी जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो ये बजट है, अगर उसको वन लाइनर में कहा जाए तो आमदनी 98 और ख़र्चा रुपया। तो इस वक्त हमारे पैनलिस्ट मौजूद है, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद है, आबिद सुलैरी साहब मौजूद है, आरिफ जीवा साहब मौजूद है। आरिफ जीवा साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। पहले तो मुझे बताएगा कि जो ये बात कुछ की तरफ से आ रही है कि एक तो ये कि खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी बहुत ज़्यादा कम है, सूद की अदायगियों में और दीगर अदायगियों में 80% आप वहाँ करेंगे। ऐसे में तनख्वाहों में इजाफा करना, महंगाई में इजाफा करना सिर्फ इस वजह से कि ये इलेक्शन ईयर का बजट है या इसके कुछ मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं? और आपका तज्जिया क्या है इस बजट को लेकर? जो तज्जिया आपने अभी पेश किया है, तकरीबन ये पाकिस्तानी जितने भी गांव में जो समझते हैं चीजों को, उन सबका जो है वो ख्याल यही। एक तो सबसे पहली बात ये कि आज के बजट से ये तो बिल्कुल क्लियर होगी बात कि 6 से 8 माह के अंदर इलेक्शन होने वाले, ये तो तय हो गया। अच्छा। हमें ज़हनी तौर पे जो है इन्होंने रिलैक्स कर दिया कि इलेक्शन होंगे। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो पूरी बजट स्पीच हमने डॉक्टर साहब की सुनी है, वो उसमें ज्यादातर फोकस जो है यूथ थी। यूथ को अगर उन्होंने फोकस किया है तो इसका मतलब है कि ये जो है इलेक्शन कुछ ही अर्से में मुतवक्के हैं। और अगला बजट जो है मिनी बजट आपका पीटीआई के वोटर्स को टारगेट किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल यूथ टारगेट है और तकरीबन जो है यूथ के लिए इन्होंने कुछ चीजें रखी हैं। और 9,200 अरब रुपए का जो बजट इन्होंने जो बजट फिक्स किया है उसकी बिल्कुल सही आपने कहा कि आमदनी कहाँ से होगी। आमदनी के तो कोई जराए इन्होंने नहीं दिखाया कि कहाँ से आमदनी होगी। हर साल जो है वो बजट खसारे में जाता है आपका। इस साल जो है वो इन्होंने फिगर 9,200 अरब का दे दिया, ये कहाँ से पूरा करेंगे उसका कोई इन्होंने रास्ता नहीं दिखाया। हमारी लास्ट वीक मीटिंग हुई थी डॉक्टर साहब से, लास्ट ट्यूसडे को, तो हमें तो ऐसा लगा कि बस अब हमने जो बातें की हैं डॉक्टर साहब से वो 100% जो हमने बातें की वो तो उन्होंने एक्सेप्ट की अपनी तरफ से। उन्होंने 20-25% एड ऑन भी की थी। हम तकरीबन आबाद का डेलीगेशन किया था 2 बजे उनके पास। 1 घंटा उनकी पूरी टीम से मीटिंग हुई थी। SAPM साहब थे, पाशा साहब, और उनकी पूरी टीम थी, अशफाक तोला साहब थे। और 3 बजे जब डार साहब ने ज्वाइन किया तो 5 बजे उन्होंने मीटिंग जो है वो क्लोज की। आज तक जितनी हमारी उनसे मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से किसी से भी या डार साहब से उनके पिछले टेन्योर में भी इतना वक्त कभी डार साहब ने नहीं दिया। हमें ऐसा लगा कि इस दफा इनको समझ आ गई है PDM गवर्नमेंट को कि हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ही चलाना है। लेकिन जब आज हमने बजट सुना तो उसमें ऐसा लगा कि उन्होंने करना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमें भी थोड़ा बहुत एक समझ ले के हल्का फुल्का हाथ रख दिया कि यार आप भी खुश हो जाए, चले क्या याद रखिए। अच्छा चले, मैं इस पे वापस आऊंगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या रिलीफ मिला क्या नहीं मिला, इस तबाह होती हुई इंडस्ट्री को कुछ सहारा मिला नहीं मिला, इस पे मैं बात करूंगी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जरा आपसे ये बात जान लूँ, उसके बाद मैं आबिद सुलैरी साहब की तरफ भी जाऊंगी।
ये कहा यह जा रहा है कि जो तनख्वाहों में इजाफा किया है 1 से 16 ग्रेड में जो है वो तकरीबन 30% और उसके बाद 35% और 17 to 22 30%, ये पीपल्स पार्टी के कहने पे किया है। इसहाक डर साहब इसके लिए रेडी नहीं थे, पीपल्स पार्टी ने उनको कहा कि नहीं जी इलेक्शन ईयर है, ये तो आपको करना है। अगर ये बात सही है तो क्या हमारा बजट या हमारी जो इज्जत जो हमारी कैपेसिटी थी वो इजाज़त देती थी इस चीज़ की? यहाँ पे ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। पहली चीज, बिल्कुल इलेक्शन ईयर बजट है, चंद महीने इनके पास, और ये बजट से अच्छा मौका नहीं हो सकता था कि कुछ इमीडिएट ऐसे रिलीफ दें जो लोगों को याद रहे और उससे लोग वो महंगाई और उससे बिजली और गैस और पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवर्स को किसी हद तक भूल जाएं। तो ये तो चीज है, क्योंकि पीपीपी पीडीएम का डेफिनेटली एक प्रोविजन पार्टनर है तो और कॉमर्स मिनिस्ट्री देख रही है, लिहाजा डेफिनेटली हमने उनसे कहा है हाँ। कि जी आपने जो अफराते वर्ग 30% बढ़ गया है उसके हिसाब से सैलरीज और पेंशन में कुछ न कुछ रिलीफ देना होगा। लेकिन ये हमें नहीं पता था, मैं खुद भी इस बात का शो नहीं था कि ये 1 से 16 ग्रेड तक 35% और 17 से 22 को 30% और 17.5% पेंशन दे देंगे। टू मी इज मच मच मोर देन आई कुड एवर ड्रीम इवन नादिया। अब क्या होता है, अभी हमने आईएमएफ के पास जाना है, आईएमएफ ने हमारे अदायब को देखना है, आईएमएफ ने देखना है कि बजट खसारा कितना बड़ा है, इन चीजों से उसको मजीद ट्रिम करके इन चीजों में कमी की ला सकती है। अगर ये चीजें इतनी करनी है इनको कम करें, ये भी हो सकता है, या वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कटौती कह सकते हैं बिल्कुल, और उसमें वो हमें 200-250 बिलियन रुपीस की उसमें कमी कर सकते हैं इसको ऑफसेट करने के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने जिन एरियाज को फोकस किया वो बिजनेस कम्युनिटी से मिटेंगे जो उनकी उम्मीद थी, वो काफी कुछ इसमें रिफ्लेक्ट हमें नजर आ रहा है। और तमाम वो एरियाज वो टच करें कि जो एरियाज अगर मैं आप दोनों की जी आईटी के लिए मैं कम से कम कह के बात खत्म करूंगा। आईटी के लिए हमने बाहर उनसे कहा था कि देखिए इसमें न मशीनें लगानी है, न पावर है, न बिजली है, न जमीन चाहिए हमें, ये इसको फरोग दें। और उन्होंने आईटी सेक्टर को कई जगह एड्रेस किया है, यूथ की ट्रेनिंग। अगर मैं आपकी टारगेट 4.5 बिलियन पे उन्होंने जो प्रपोज किया है वो उस सेक्टर को प्रायोरिटी बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है। और अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं आपकी जो आपका जो इस पे राय है या आपका जो इस पे तज्जिया है और जो आरिफ जीवा साहब का तज्जिया है उसको अगर मैं एक्यूमुलेट करूं तो मैं ये अख्स करने पे गलत नहीं हूं कि इस वक्त जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखा गया है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। तो बजाय ये सोचने के कि पाकिस्तान किस तरह से आगे चलेगा, इस कदर खसारा है, 80% हम सूद की अदायगी और उसमें हम पूरा कर रहे हैं, ऐसे में तनख्वाहों में इजाफा, जब 21% महंगाई को भी आपने साथ के साथ इससे जोड़ दिया है, और फिर उसी तरह से जो उजरत है वो आपने 30,000 और 32,000 कर दी। आबिद सुलेरी साहब, ऐसे मौके पर मुझे ये बताएगा कि इलेक्शन ईयर के हिसाब से उन्होंने बजट तो दे दिया, लेकिन इसको सस्टेन कर पाएंगे या सिर्फ सोच रहे 3-4 महीने गुजर जाए फिर जो आएगा वो भुगतता रहेगा? यही जो चीज़ है बड़ी चंबे की बात से, क्योंकि 9 मई के सन ए के बाद और अभी तक के जो वाक़यात हुए हैं, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पीडीएम को जो रेजिस्टेंस इलेक्शन में पीटीआई की तरफ से मिलनी थी वो अब उसको नहीं मिल रही होगी। अगर इलेक्टोरल अब उसको अपोजिशन इस तरह नहीं मिलनी तो और मुकाबला जो है वो पीडीएम के अंदर वाली जमातों के आपस में होगा, तो अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किल करने की ज़रूरत क्या है कि आईएमएफ के साथ जब दोबारा से अगले प्रोग्राम के लिए निगोशिएट करना हो तो बिल्कुल वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच जाए। ये करंटली पहली दफ़ा हुआ कि हमारा जो वफाक का रेवेन्यू है वो सूद की अदायगी के लिए भी काफ़ी नहीं। पहले तो ये होता था कि सिर्फ सूद की अदायगी पिछले साल तक पॉसिबल थी, उससे पिछले सालों में सूद और डिफेंस के लिए सिर्फ पॉसिबल था, लेकिन अब तो ये हुआ कि सूद को पे करने के लिए भी आपको कुछ 200-300 अरब रुपये एक्स्ट्रा कर्जा लेना पड़ेगा। और उसके बाद दफ़ा है जो कि बहुत ज़रूरी है, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। फिर जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है और जो पूरा डेवलपमेंट का एक पूरा पोर्टफोलियो है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि वफाकी पेंशन जो है
वो वफाक की तनख्वाहों से बढ़ गई। और इसकी तरफ हम पिछले कई सालों से इशारा कर रहे थे कि पेंशन जो है ये एनर्जी सर्कुलर डेट की तरह एक बड़ा फ्रीत बन जाएगा। गो के डार साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि वो पेंशन फंड बना रहे होंगे और नेक्स्ट जो लोग होंगे उनके लिए पेंशन इन्वेस्ट की जाएगी जो न्यू एंट्रेंट्स हैं। लेकिन हुकूमत को ये भी सोचना होगा कि क्या ये पॉसिबल है कि सुपरनेशन एज जो है उसको फर्दर बढ़ा दिया जाए ताकि थोड़ा सा जो पेंशन का बोझ है ये कम हो सके। तीसरी जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अगर आप इसके एनुअल डेवलपमेंट प्लान को देखें तो फॉर एग्जांपल पंजाब और केपी जो कि 4-4 माह का बजट पेश कर रहे होंगे उनकी केयर टेकर गवर्नमेंट, तो जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो है वो अप्रूव हुआ है कैबिनेट की तरफ से। पंजाब का पिछले साल का जो तरक्याती मनसूबों का टोटल हुजम था वो था 706 अरब रुपए का। जो उसने 4 महीने के लिए अभी प्रपोज किया जो फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो है 426 अरब रुपए का। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर ले तो ये 1278 अरब रुपए बन जाते हैं, जो कि वफाक के टोटल पीएसजीपी से ज्यादा है जो पंजाब का प्रपोज हुआ है। इसी तरह से केपी वाला भी जो है 4 महीने के लिए प्रपोज हुआ, लेकिन अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो वो पिछले साल से डबल हो जाता है। तो ये जाहिर है कि इलेक्शन में आप पंजाब और केपी में तरक्याती काम तो शुरू करवा देंगे, लेकिन इसको पूरा साल सस्टेन कहाँ से करेंगे? और यहाँ से IMF का बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक फिगर्स है। और जो फाइनल इस पॉइंट पे 650 अरब रुपए का इसमें प्रोविंशियल सरप्लस दिखाया गया है कि सूबे 650 अरब रुपए अपने अखराजात से बचा के वफाक को देंगे। ये सारी हुकूमतें करती हैं, लेकिन इस तरह के जो इकोनॉमिक हालात हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे पिछला बजट था पेश होने के फौरन बाद IMF ने उस पर एतराज़ात किए मुफ्ता साहब पे और वो 3 दफ़ा रिवाइज हुआ, तो ये इलेक्शन के बाद तो रिवाइज होना ही है। मुझे लग ये रहा है कि अगर वजीर आजम नामा रिव्यू कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं तो ये शायद 30 जून से पहले भी रिवाइज हो जाए। चलिए मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। ये जो चीज़ें हैं हमारे सामने और इसमें IMF जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है, और अगर आने वाले वक्त में ऑल्दो की बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं मेरी 1 घंटा बात हुई है टेलीफोन पर IMF के MD से, तो क्या यकीन दहानियाँ हुई हैं, लेकिन बहरहाल रियलिटी ये है कि अभी तक IMF ऑन बोर्ड नहीं है। अगर IMF ऑन बोर्ड नहीं होती तो फिर हालात कहाँ जाएंगे? मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं डॉन न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन। बात यह है कि जिस बजट का पहले माली साल से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका 3,370 अरब के खसारे के साथ शुरू होगा। IMF अभी तक आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है। 80% आप सूद की और किस्तों की अदायगियों में दे देंगे, जो कर्ज़ों और सूद की अदायगियाँ हैं। तो फिर ऐसे में जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं या जो इंसेंटिव्स देने की कोशिश की गई है, क्या हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है? इस पर भी ज़रा बात करेंगे। आरिफ जीवा साहब, एक तो इस हवाले से भी अगर आप कुछ अपना इनपुट देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि IMF ऑन बोर्ड नहीं है। पहले दिन से खसारे के साथ हम इसका शुरुआत होगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज़ जो पिछले दौर में साबका दौर में बड़ी फ्लोरिश हो रही थी, जिसमें IT भी थी, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी थी, जिसमें कंस्ट्रक्शन भी थी, वो उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए कोई इक़दाम किए गए हैं? आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखें IT के लिए तो इन्होंने जो है वो काफी IT का तो किया है, हाँ बिल्कुल इंसेंटिव बिल्कुल किया है, वो नजर आ रहा है साहब। जी जी, इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये बजट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि 9,200 अरब में कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो इन्होंने खर्च करने ही करने, जिसमें एक जो है इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है इनको हर सूरत में। अब जो जाहिर है जब बजट का रिकवरी पूरी नहीं होगी तो कटौती वहीं से होगी जो आवाम के लिए पैसा खर्च करना है, जो आम पब्लिक के लिए पैसा खर्च करना है, तरक्याती बजट है ये बिल्कुल वहीं पे वो खर्च होगा। दूसरी बात ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जहाँ तक बात है, इन्होंने आज एक बात की अपने बजट की स्पीच के अंदर कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो विद होल्डिंग उनके ऊपर 2% है उसको हम वेव कर रहे हैं। हमने इनसे ये बात की थी कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी को जो बिल्टअप प्रॉपर्टी बाय करते हैं पाकिस्तान में आके, जैसे कोई घर खरीदते हैं या अपार्टमेंट खरीदते हैं, प्लॉट की हम बात नहीं कर रहे आपसे, आप उनको रिलीफ दें, आप उनको कहें कि आप पैसा जो है ऑफिशियली पाकिस्तान भेजें, फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान भेजें ऑफिशियली, और आप अगर ये इन्वेस्टमेंट आप करेंगे अगर बिल्टअप प्रॉपर्टी में, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में आप करते हैं, तो हम आपको जो है वो रिलीफ देंगे
कई जगहों के ऊपर, और हमने भी उनसे कहा था कि हम भी अपने तौर पे भी रिलीफ देंगे। तो ऐसी कोई उसमें बात उन्होंने आज के स्पीच में नहीं की। उन्होंने स्टेट 2% ऐलान करके, मैंने आपको कहा ना शुरू में कि वो जी हमारी जो बात हुई उसमें एक चीज इन्होंने ये करके उसमें भी हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्ट जो है वो ऑन बोर्ड लिया ओवरसीज पाकिस्तानीज को। फाइलर नॉन फाइलर की हमने बात की थी कि आप जो है नॉन फाइलर का हम नहीं कहते हैं आप बढ़ाएं या घटाएं, हम आपसे कहते हैं कि फाइलर को जो आप 2% या 4% चार्ज कर रहे हैं उसको आप जो है 50% कर दें, 2% की जगह 1% कर दें, ताकि इससे ये होगा कि हम लोगों को हम जो है वो उस तरफ रागिब करेंगे कि आप आके फाइलर बने जो नॉन फाइलर होंगे। जब तक आप फाइलर को नहीं आप इंसेंटिव देंगे, आप कैसे किसी को आप जो है वो कर सकते हैं कि आप किसी को कह सकते हैं कि जी आप आके फाइलर बने। आपने दोनों को एक साथ ही रखा हुआ है। अलाइड इंडस्ट्रीज की हमने बात की, अलाइड इंडस्ट्रीज आप देखें एक साल पहले तक जो सीमेंट इंडस्ट्री ने अपना एक्सपेंशन किया, टाइल्स इंडस्ट्री ने अपना एक्सपेंशन किया, स्टील इंडस्ट्री ने अपना एक्सपेंशन किया। आज उनकी प्रोडक्शन जो है 30 से 35%, 5 प्लांट तो चाइनीज इन्वेस्टर्स ने आगे पाकिस्तान में लगाए, 5 प्लांट। ठीक है, वो सब अब परेशान है, बंद पड़े हुए, उनको चलाना है आपको। चले इंतजार करें, इलेक्शन हो, फ्रेश मैंडेट के साथ जिसको भी मिलता है, नई गवर्नमेंट आए तो हो सकता है कुछ बेहतरी हो। बहरहाल मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हमेशा ये बात की जाती है कि हुकूमत के पास आमदनी बढ़ाने के क्या ज़राए हैं। टैक्स नेटवर्क में इजाफा, रेमिटेंसेस के लिए आप कोई ना कोई इंसेंटिव देते हैं या कोई पर्क देते हैं, ऐसे अनाउंसमेंट होते हैं, लेकिन आमदनी ज़राए के बढ़ाने के ज़राए किस पे इन्होंने काम किया है? जो टैक्स नेटवर्क में इजाफा प्लस फाइलर एंड नॉन फाइलर का जो एक डिफरेंस होता है, उसमें ऐसी चीज़ें फाइलर्स के लिए इंकरेजमेंट होती है कि नॉन फाइलर को भी फिर अल्टीमेटली उसके लिए एक अट्रैक्शन हो कि वो भी फाइलर बने, उस पर काम हुआ है? देखिए, पहली चीज तो विद ऑल रिस्पेक्ट नादिया, मैं नॉन फाइलर के वर्ड से ही मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया में या फाइलर या वेडर होते हैं जो नहीं देते, फिर उनको टैक्स। हम ये भी एक स्टेप है कि वो इस तरह रागिब। आबिद सुलैरी साहब जरा बात कंप्लीट कर ले, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। आबिद सुलैरी साहब। जी शुक्रिया। देखिए, IMF के साथ जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कैबिनेट से कहा कि नेगोशिएशन जारी है, बजट जो है वो प्रेजेंट हो गया। अब IMF उसके नंबर्स को वेरीफाई कर रहा होगा, रेवेन्यू सोर्सेज को देख रहा होगा और एक्सपेंडिचर्स को देख रहा होगा, और IMF अपनी क्वेरीज जो है वो रेस करेगा। यानी इस स्टेज पे भी ये कहना कि ऑन बोर्ड है या नहीं, ये शायद प्रीमेच्योर होगा। तो IMF अपने कंसर्न्स, अपनी क्वेरीज जो है वो हुकूमत के साथ शेयर करेगा और हुकूमत फिर बताएगी कि उसका कोई जवाब है या नहीं। अगर नहीं तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे कि लास्ट जून में हुआ था मिफ्ता साहब के साथ, कि या तो खामोशी से वो जो नंबर्स हैं उनको रिवाइज कर लिया जाएगा ताकि IMF जो है वो उसके साथ एग्री कर जाए, या फिर ये होगा अगर हुकूमत को बिल्कुल ये लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचना है तो फिर हुकूमत चाहेगी कि वो इसी तरह से रिलीफ जो है वो दिए जाए। लेकिन इसमें 2-3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हुकूमत कह सकती है कि जो फॉरेन फंडेड कंपोनेंट है सारा, वो फिलहाल आपका अनफाइनेंस्ड है। यानी हमें नहीं पता कि वो फॉरेन फंडिंग जो है वो कौन कौन से ममालिक होंगे जो हमें लोन दे रहे होंगे, या वो हमें वो टेक्निकल ग्रांट जो है वो दे रहे होंगे। इसी तरीके से जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, अच्छा वो अभी तक उसका कोई सरपैर नहीं कि वो पैसे कहाँ से आएंगे फेडरल PSDP में। एक और चीज़ जो कि थोड़ी सी यहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड है। बाकी जो बजट थे उसमें तो कुछ ना कुछ नज़र आता था कि शायद हुकूमत जो है वो प्राइवेटाइज कर दे इदारों को जो कि हमारे लिए नासूर बने हुए हैं। मौजूदा बजट में तो सिर्फ 15 अरब रुपए रखे गए हैं प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड के, विच मीन्स के ये शायद फौरी तौर पे दोनों पीपल्स पार्टी और PMLN जो 2 बड़ी जमातें हैं उनके दरमियान शायद इसमें प्राइवेटाइजेशन पे इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि हमें जहन में रखना है कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना हो, PIA को प्राइवेटाइज करना हो तो MQM और पीपल्स पार्टी के वोटर्स जो है वो अफेक्ट होंगे कराची में, तो वहाँ पे तो इसको नहीं छेड़ा जा सकता। इसी तरह से जब हम ट्रेडर्स की बात करते हैं कि ट्रेडर को फिक्स टैक्स लग जाए तो PMLN का वोटर जो है वो अफेक्ट होता है, तो वहाँ पे भी आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते। तो अगर आप रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा सकते, अगर आप एक्सपेंडिचर भी कम नहीं कर सकते, तो फिर जाहिर है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। बट हैविंग सेड इट,
जो 3-4 इसमें सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए प्राइम मिनिस्टर ने, उनको यकीनन फोकस करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। एग्रीकल्चर जो फूड सेल्फ सफिशिएंसी है वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली, उस पर फोकस रहना चाहिए। इसी तरीके से जो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल को पे से जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हटाई जा रही हैं या जो कुछ और सेल्स टैक्स एग्जम्पशन है वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। इसी तरह से कुछ ऑप्टिक्स है इसमें, फॉर एग्जांपल जो जर्नलिस्ट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है या बेवाओं के लिए है या लैपटॉप स्कीम है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनका कि शायद वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोज आर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जरा से मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। मिर्ज़ा इफ्तियार बेग साहब, मैंने आपको याद होगा जब लास्ट बजट पे भी मैंने आपसे यही सवाल किया था, अभी एग्रीकल्चर हमारी बड़ी वैसी बैकबोन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अगर हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि मज़ीद टैक्सेस से ही रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। छोटे किसान, बड़े किसान, जो बड़े जागीरदार हैं उन पर टैक्सेस, एग्रीकल्चर इनकम पर, एग्रीकल्चर पे नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स क्यों नहीं लगता ताकि वहां से भी टैक्सेस कलेक्ट और रेवेन्यू जनरेट किया जा सके? देखिए, अभी आपने एक सवाल पूछा था कि हम अपनी रेवेन्यू, अपनी इनकम, अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज ये है कि हमारा डिस्टॉर्शन है, हमारी इकोनॉमी की जो 3 शोबे हैं सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, इनका जो इकोनॉमी में हिस्सा है उसके हिसाब से इनके टैक्सों में अदायगी नहीं है। मिसाल के तौर पे इंडस्ट्री का 20% हिस्सा है माशियत में, वो टैक्स पे करते हैं 63%, यानी ओवर बर्डन है। इंडस्ट्री पे 63% टैक्स लिया जा रहा है। एग्रीकल्चर का 20% है माशियत में हिस्सा, वो टैक्स देते हैं 2%, जो करस्पॉन्ड ही नहीं करता उनकी माशियत में जो उनका हिस्सा है उसके मुकाबले में। तो यही सर्विस सेक्टर में, तो पहले तो हमें रैशनलाइज करना है कि ये तमाम सेक्टर जितना जितना उनका हिस्सा इकोनॉमी में है उतना वो कंट्रीब्यूट करें, और उसमें एग्रीकल्चर इज वन सिंगल आउट, जो पहले दिन से उसको अलग किया हुआ है कि जी ये मुकद्दस गाय है। तो मैं पहली चीज ये, दूसरी चीज ये है कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन 500 अरब रुपए सालाना हम झोंक रहे हैं नेशनल चेकर में लोगों के टैक्सों की जो पैसे हैं। आप हर बार बजट में ये बात होती है इसको प्राइवेटाइज करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, कुछ नहीं हुआ है। डिकेड्स हो गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये 500 अरब रुपए सालाना जो है, ये कितनी बड़ी रकम अब तक हमारी चंद सनतें तो उसमें ऐसी हैं जिनकी चिमनी से भी धुआं नहीं निकल रहा है, जैसे स्टील मिल है, लेकिन वहां तनख्वाहें जा रही हैं। तो इस तरह की चीजों को ये करें। फिर ज़राअत, एक जो हमने सबने एग्री किया है कि उसको प्रायोरिटी देनी है, ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, ज़राई सनती पाकिस्तान, इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी। ज़राई सनती पाकिस्तान यानी ज़राअत से खुद कफील हों, एक्सपोर्ट करें, सनत में यूज करें, वैल्यू एडिशन करें और एक्सपोर्ट करें। हमें इस मॉडल पे वापस आना होगा। ठीक है। ट्रेडिंग स्टेट बिल्कुल ठीक है। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है मिर्जा इख्तियार बेग साहब, माज़रत टाइम थोड़ा सा कम है। आरिफ जीवा साहब, एक चीज लास्ट आपको वन लाइनर चाहिए मुझे इस हवाले से कि ये जो माहाना उजरत में कम अज कम आमदनी में इजाफा किया है 30,000 और कहीं पे 35,000 या 32,000, ये अफोर्डेबल है? नहीं, देखिए बात ये कि ये अफोर्डेबल किसी सूरत नहीं है। वही बात जो हम तीनों पैनलिस्ट और आप कर रहे हैं, ये जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, ये जो देखें, जहाँ भी आप पीआई की बात कर रहे हैं जो प्रॉफिट नहीं दे रहा, जो आप रेलवे की बात कर रहे हैं, आप स्टील मिल की बात कर रहे हैं, बात ये कि ये तनख्वाहें बढ़ाई इसीलिए गई हैं। और पीपल्स पार्टी का मैं तो आप पिछला जितनी भी गवर्नमेंट रही है पीपल्स पार्टी का, उसका बजट उठा के देख लें, उन्होंने फ्रीक्वेंटली तनख्वाहें बढ़ाई हैं लोगों की। मुस्लिम लीग नून अभी भी जो है वो थोड़ा सा इसको जो है वो पेंडिंग रखती रही है, लेकिन उन्होंने बढ़ाई है। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, कारोबार, आपको अगर कोई एक्सपेंस आप बढ़ाते हैं तो पहले कारोबार के रास्ते खोल दें, लोगों को कारोबार के जरिए आमदनी बढ़ाते हैं। आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो कौन पैसा जो है वो मार्केट में सर्कुलेट करेगा? अगर 21% पर 22% तक आप इंटरेस्ट रेट दे रही है बैंक, तो कौन आके एक घर किराए पे चढ़ता है तो उसका साल का मैक्सिमम 6% रेंट आता है पूरे साल का।
और बैंक दे रही है 21% की बात कर रही है, कट कटा के 17-16% उनको मिलता है, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर आके? ठीक है, बैंकों में पैसे ही उसको पार्क करेंगे, वहीं से जो तो फिर आपका कारोबार तो नहीं चलेगा। आपने तो पैसा जो है वो लॉकर में रख दिया है, रखवा दिया लोगों का लॉकर में, तो जब लॉकर में पैसा पड़ा रहेगा और वो सर्कुलेट नहीं करेगा मार्केट के अंदर, वो चलेगा नहीं, तो ना आप कह दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, आबिद सुलैरी साहब आपका भी, मिर्जा अख्तियार बेग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आमदनी पे गौर नहीं हुआ है, ज़रा आमदनी बढ़ाने के जो ऑप्शंस होते हैं उस पर भी काम नहीं हुआ है। अलबत्ता चूँकि ये इलेक्शन ईयर के तौर पे कंसीडर किया जा रहा है सो फार, इसलिए रिलीफ देने की कोशिश की गई है। और इत्तलात ये भी है कि इसमें पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी या उनकी फरमाइश थी या उनका मुतालबा था कि तनख्वाहों में इजाफा करें, जबकि PMLN थोड़ी सी रिलेक्टेंट थी। लेकिन बात वही है कि अगेन आमदनी हमारे पास है नहीं, अखराजात का हमारे पास ढेर है, सूद की और कर्ज़ों की अदायगी की मद में हम 80% अदा कर रहे हैं, तो फिर हम आगे मुल्क को चलाएंगे कैसे? नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए इस ट्रांसमिशन से। अल्लाह हाफ़िज़।